नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप बीती चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज की कहानी भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित मेघालय के जयंतिया हिल्स की है। यह किस्सा 1980 के दशक का है, जिसे एक बुजुर्ग ने अपनी युवा पीढ़ी को सुनाया। यह घटना इतनी अनोखी और डरावनी है कि इसे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाए। जयंतिया हिल्स के पास कुछ छोटे छोटे गांव बसे हुए थे, जहां के लोग ज्यादातर कोयला खदानों में काम करते थे। यहां के पुरुष बड़े गड्ढों में काम करते, जबकि औरतें और बच्चे छोटे छोटे रेड होल्स में घुसकर कोयला निकालते थे। इस काम में स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचता था, खासकर फेफड़ों की बीमारियां यहां काम करने वालों के बीच आम थीं। इन गांवों में अजय जी नाम के एक 50-55 साल के व्यक्ति रहते थे, जो इसी बीमारी के कारण अब खदान में काम करना छोड़ चुके थे। उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी कुसुम और गोद ली हुई बेटी नेहा थी। जब अजय और कुसुम को कई सालों तक संतान नहीं हुई, तो उन्होंने पड़ोस के गरीब परिवार से नेहा को गोद लिया। उन्होंने उसका पालन पोषण अपनी बेटी से भी बढ़कर किया और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अब जब नेहा शादी लायक हो गई, तो अजय और कुसुम ने उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर शादी तय कर दी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। घर पर रस्मों के लिए गांव की महिलाएं आ जा रही थीं और अजय घर के आंगन में कुछ आदमियों के साथ बैठकर बात कर रहे थे। तभी कुसुम उनके पास आई और धीरे से बोली, मुझे नहीं लगता कि इतने आलू में दावत हो पाएगी। अगर कम पड़ गए तो लोग क्या कहेंगे कि इकलौती बेटी की शादी भी ढंग से नहीं करवा पाए। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो, मैं अभी जाकर ले आता हूं। कुसुम बोली, आप अकेले मत जाइए, आपको फेफड़ों की बीमारी है और सांस फूलने लगती है। अजय ने जवाब दिया, मुझे कौन सा दूर जाना है, बस 10 मिनट का काम है, मैं अभी आता हूं। कुसुम ने कहा, आप अपने भाई से कह दीजिए। इस पर अजय थोड़ा गंभीर हो गए। बोले, तुम्हें तो पता ही है कि जब से हमने नेहा को गोद लिया है, राकेश, उनके छोटे भाई, नाराज रहते हैं। अगर हमने उनसे कोई काम कहा तो वह खामखा माहौल खराब कर देंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद ले आता हूं। यह कहकर अजय पैसे निकालकर घर से बाहर निकल गए। कुसुम को तब यह अंदाजा नहीं था कि वह अजय को आखिरी बार देख रही हैं। जैसा कि अजय ने कहा था, वह 1 घंटे में लौटने वाले थे, लेकिन दोपहर से शाम हो गई और उनका कोई अता पता नहीं चला। कुसुम अब परेशान हो चुकी थी। उन्होंने अपने देवर राकेश को बुलाया और सारी बात बताई। राकेश ने पूरे गांव में खबर फैला दी और गांव के लोग अजय को ढूंढने निकल पड़े। सबसे पहले वे उस दुकान पर पहुंचे जहां आलू मिलते थे। राकेश ने दुकानदार से पूछा, क्या मेरे भाई अजय यहां आलू लेने आए थे? दुकानदार ने जवाब दिया, नहीं, वह यहां नहीं आए। यह सुनकर सब लोग घबरा गए। अजय को फेफड़ों की बीमारी थी और वह ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। फिर भी अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला था। रात हो चुकी थी। राकेश जब घर लौटे तो कुसुम ने घबरा कर पूछा, क्या तुमने उन्हें ढूंढ लिया? वह कहां है, कुछ पता चला? राकेश ने थके हुए जवाब दिया, भाभी, हमने पूरा गांव छान मारा, लेकिन भैया कहीं नहीं मिले, न ही किसी को उनके बारे में कुछ पता चला। मुझे लगता है हमें अब पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। सभी को यह बात सही लगी और वे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े। पुलिस को सारी बात बताई गई, लेकिन पुलिस ने जवाब दिया, अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। अगर 24 घंटे बाद भी वह नहीं लौटते तो हम कार्रवाई शुरू करेंगे। पुलिस से कोई मदद न मिलने पर अजय के परिवार की चिंता और बढ़ गई। अब सबके मन में डर और बेचैनी थी कि आखिर अजय कहां चले गए। शादी की तैयारियों में हर कोई लगा हुआ था, लेकिन अजय जी का अब तक कोई पता नहीं चला था। पुलिस ने परिवार को दिलासा देते हुए कहा, शायद वह शादी की परेशानियों से घबराकर कहीं छुप गए हों। हो सकता है शादी वाले दिन तक लौट आएं। अगर नहीं आते तो हमें जरूर बताइएगा। यह सुनकर घर वाले चुप हो गए और वापस लौट आए। जब उन्होंने यह बात घर पर बताई तो नेहा, अजय की बेटी, ने सभी के सामने ऐलान कर दिया, जब तक मेरे पापा नहीं मिल जाते मैं शादी नहीं करूंगी। नेहा की यह बात सुनकर घर वाले उसे समझाने लगे, बेटा,
चिंता मत करो, वह जल्दी मिल जाएंगे। उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए दिन रात मेहनत की है, एक एक पैसा जोड़ा है, इसे बेकार मत जाने दो। जब तुम्हारे पापा मिलेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो पाई। काफी समझाने के बाद नेहा मान गई। 2 दिन बाद सारे रीति रिवाजों के साथ उसकी शादी कर दी गई और उसे ससुराल भेज दिया गया। लेकिन अजय जी का अब भी कोई पता नहीं चला था। शादी के 1-2 दिन बाद अजय के छोटे भाई राकेश गांव वालों के साथ दोबारा पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने पुलिस से कहा, आपने कहा था कि हमारे भाई शादी की घबराहट की वजह से कहीं चले गए होंगे, लेकिन अब उनकी बेटी की शादी हुए 2 दिन बीत चुके हैं और वह अभी तक नहीं लौटे। अब पुलिस को मामला थोड़ा गंभीर लगा और उन्होंने आखिरकार गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। शुरुआती जांच में पुलिस को सबसे पहले शक अजय की पत्नी कुसुम पर हुआ, क्योंकि वही थीं जिन्होंने अजय को आलू लाने भेजा था। पुलिस ने कुसुम से पूछताछ की, लेकिन उनसे कुछ ऐसा नहीं पता चला जिससे उन पर शक होता। कुसुम एक समझदार और सुलझी हुई महिला थी जो हमेशा अपने पति के फैसलों में साथ रहती थी। फिर बातों ही बातों में पुलिस को यह पता चला कि अजय और उनके भाई राकेश के बीच नेहा को गोद लेने को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने राकेश को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की, लेकिन यहां भी उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगा। राकेश ने साफ कहा कि वह अपने भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद पुलिस ने हर तरफ हाथ पैर मारे, आसपास के गांवों में भी पूछताछ की, लेकिन अजय का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह धरती में समा गए हों। महीनों बीत गए, लेकिन अजय का कोई अता पता नहीं चला। आखिरकार पुलिस ने केस बंद कर दिया। अजय का परिवार अब यह मान चुका था कि वह कभी वापस नहीं आएंगे। सबको यही लगता था कि अजय का अपहरण हुआ है, क्योंकि उनकी सेहत ऐसी नहीं थी कि वह खुद कहीं दूर जा सकें। परिवार इसी दुख के साथ जी रहा था। लेकिन एक दिन पास के गांव की एक कोयला खदान के मालिक ने अजीब नजारा देखा। जब वह खदान को बंद करने की तैयारी कर रहा था तो उसकी नजर कोयले के बड़े ढेर पर गई। वहां एक आदमी लाल पीले कपड़ों में पेट के बल पड़ा हुआ था। यह दृश्य बेहद विचित्र और रहस्यमयी था। मालिक ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और बताया कि उसने क्या देखा। अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। कुछ महीने बीत चुके थे और अजय का परिवार इस उम्मीद को लगभग छोड़ चुका था कि वह कभी लौटेंगे। लेकिन एक दिन पास के गांव की एक कोयला खदान के मालिक ने कुछ अजीब देखा। वह खदान को बंद करने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी नजर कोयले के बड़े ढेर पर पड़ी। वहां एक आदमी लाल पीले अजीब कपड़ों में पेट के बल पड़ा हुआ था। खदान के मालिक को यह समझ नहीं आया कि वह आदमी वहां पहुंचा कैसे। उसने सोचा, शायद यह कोई शराबी होगा जो नशे में इधर आकर सो गया होगा। मालिक ने जोर से आवाज लगाई, ओ शराबी, उठ जाओ, खदान बंद करने का समय हो गया है। लेकिन उस शख्स ने कोई हरकत नहीं की। यह देखकर मालिक ने दोबारा चिल्लाकर कहा, उठो, वरना मुझे खुद आकर तुम्हें उठाना पड़ेगा। फिर भी उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मालिक ने खदान के बाहर खड़े अपने एक कर्मचारी को बुलाया और कहा, जाकर देखो यह कौन है और इसे यहां से हटाओ। कर्मचारी का मन तो नहीं था कोयले के ढेर पर चढ़ने का, लेकिन उसने मजबूरी में ऐसा किया। ढेर पर चढ़ते चढ़ते उसके कपड़े कोयले से पूरी तरह काले हो गए। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने उस शख्स को हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। जैसे ही उसने पास जाकर उस आदमी का चेहरा देखा, वह डर के मारे नीचे कूद आया और घबराते हुए मालिक से कहा, यह आदमी तो मर चुका है, हमें तुरंत पुलिस को बुलाना होगा। खदान का मालिक और कर्मचारी तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्हें बताया कि उनके खदान में एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस फौरन खदान पर पहुंची। 2 पुलिसकर्मी कोयले के ढेर पर चढ़े और ऊपर जाकर देखा। उन्होंने पाया कि उस आदमी की लाश का चेहरा खुला हुआ था और उसकी आंखें जैसे किसी भयानक चीज को देखकर फटी रह गई थीं। यह और भी चौंकाने वाली बात थी कि कोयले के ढेर पर पड़े होने के बावजूद उस आदमी के लाल पीले कपड़े बिल्कुल साफ थे। उनके ऊपर कोयले की एक भी कालिख नहीं लगी थी। पुलिसकर्मी खुद कोयले से ढक चुके थे, लेकिन उस आदमी के कपड़े एकदम बेदाग थे।
पुलिस ने जैसे तैसे लाश को नीचे उतारा और छानबीन शुरू की। जब लाश की पहचान के लिए जांच की गई तो पुलिस को अजय की गुमशुदगी की रिपोर्ट याद आई। उन्होंने तुरंत कुसुम और राकेश को पहचान के लिए बुलाया। कुसुम ने लाश को देखते ही रोना शुरू कर दिया। राकेश ने उन्हें संभाला और पुलिस से कहा, यह अजय भैया ही हैं, लेकिन भैया गंजे तो नहीं थे, इन्होंने अपने बाल क्यों कटवा लिए? यह सुनकर एक पुलिसकर्मी बोला, आपके भाई की लाश हमें कोयले के ढेर पर मिली थी। वह लाल पीले कपड़े पहने हुए थे, क्या यह उनकी आदत थी? कुसुम ने हैरानी से कहा, नहीं, वह तो हमेशा धोती कमीज पहनते थे। जिस दिन घर से निकले थे उस दिन भी वही पहने हुए थे। फिर ये कपड़े कहां से आए? ये बात सुनकर पुलिस भी उलझन में पड़ गई। उन्होंने कुसुम और राकेश से कहा, आप घर जाइए, बॉडी की फॉरेंसिक जांच हो रही है, जल्दी ही आपको जानकारी दी जाएगी। जांच के दौरान एक फॉरेंसिक अधिकारी पुलिस स्टेशन आया और कहा, इस आदमी की रिपोर्ट आ गई है, मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन उसके शरीर पर जगह जगह सीधे कट के निशान हैं जो किसी सर्जन के हाथ के लगते हैं। कट इतने सीधे हैं कि किसी आम इंसान से इस तरह के कट संभव नहीं है। अधिकारी ने आगे कहा, इन कट्स में एक अजीब जेली जैसा पदार्थ लगा हुआ है। यह पदार्थ अभी तक पहचाना नहीं जा सका है। खासकर गर्दन के पीछे के कट पर यह जेली अधिक मात्रा में है। यह सुनकर एक पुलिस अधिकारी बोला, यह मामला अजीब और बेहद पेचीदा है। अजय, जो एक साधारण खदान में काम करने वाले इंसान थे, खेती बाड़ी करने लगे थे, उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। फिर यह निशान और यह जेली उनके शरीर पर कहां से आई? सभी को यह मामला अब और भी रहस्यमय लगने लगा था। क्या अजय का अपहरण हुआ था? क्या उनकी मौत के पीछे कोई अनदेखा कारण था? यह केस अब और भी गहराई में जाने वाला था। पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर कदम पर मामला और भी पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस को अब तक यही लग रहा था कि खदान का मालिक शायद इस घटना के बारे में कुछ जानता हो। आखिरकार अजय की लाश उसी की खदान में मिली थी। एक हवलदार ने सुझाव दिया, सर, हो सकता है खदान का मालिक कुछ छुपा रहा हो। आखिर उसने लाश देखी कैसे नहीं? यह बात पुलिस अधिकारी को सही लगी। उन्होंने खदान के मालिक को बुलाकर पूछताछ शुरू की। पहले नरमी से बात हुई, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो सख्ती भी अपनाई गई। बावजूद इसके खदान का मालिक अपने बयान पर अड़ा रहा और बार बार यही कहता रहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस की एक टीम ने इस मामले की तह तक जाने के लिए एक डेमो करने का फैसला किया। उन्होंने अजय के वजन के बराबर एक डमी बनाई और उसे कोयले के ढेर पर अलग अलग तरीकों से रखने की कोशिश की। 4-5 लोग मिलकर इसे ले गए, लेकिन हर बार डमी के कपड़े गंदे हो जाते। यह देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि अजय की लाश कोयले के ढेर पर नीचे से नहीं रखी गई थी, बल्कि उसे ऊपर से गिराया गया था। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या इसे किसी ऊंचाई से गिराया गया? पुलिस अब तक इस गुत्थी को सुलझाने में असमर्थ थी। इसी दौरान अजय के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने खदान के मालिक को भी छोड़ दिया, क्योंकि यह साफ था कि उसे इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस के पास अब पर्याप्त सबूत थे। अजय की लाश, मौत का कारण हार्ट अटैक और उसके शरीर पर सर्जिकल कट्स। लेकिन फिर भी यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, सर, जिस जगह पर अजय की लाश मिली थी वहां आसमान पूरी तरह खुला था। हो सकता है कि उसे किसी उड़ती हुई चीज से गिराया गया हो। यह बात अजीब जरूर थी, लेकिन पुलिस के पास अब और कोई तर्क नहीं बचा था। इसी सोच विचार के बीच पुलिस को खबर मिली कि गांव से सटे जंगल में एक और लाश मिली है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। वहां मिली लाश ने पुलिस को और भी हैरान कर दिया। उस आदमी ने भी वही अजीब लाल पीले कपड़े पहने हुए थे जो अजय की लाश पर मिले थे। पुलिस ने तुरंत उस लाश को अपने कब्जे में लिया और उसकी जांच शुरू की। जांच में पता चला कि इस आदमी की बॉडी पर भी जगह जगह सीधे कट्स के निशान थे, जैसे किसी सर्जन ने लगाए हों। उसका चेहरा भी भय से खुला हुआ था और आंखें फटी हुई थीं। लेकिन यहाँ एक नई बात सामने आई। जहां अजय की गर्दन के पीछे कट का निशान था, इस आदमी के सीने के बीचों बीच वैसा ही निशान था और उसकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी।
इस नई लाश की उम्र करीब 60 साल थी। पुलिस को समझ आ गया था कि यह कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि एक साइको हत्यारा है। पुलिस ने तुरंत गांव वालों को सतर्क किया। उन्होंने सभी से कहा, शाम के बाद अपने घरों में रहें, कोई भी अकेले बाहर न जाए। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन पुलिस भी इस रहस्यमय कातिल को पकड़ने में असमर्थ थी। हर रात पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई। एक रात जब पुलिस की एक टीम गश्त लगा रही थी, उन्होंने आसमान में एक अजीब सी चमकती हुई चीज देखी। यह किसी तारे जैसी नहीं लग रही थी। वह चीज पहले काफी छोटी दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पुलिस को लगा कि वह अजीब चीज नीचे आ रही है। यह देख उनके मन में डर बैठ गया। भले ही वे पुलिस वाले थे, लेकिन आखिरकार इंसान ही थे। वह चीज क्या थी और क्या इसका संबंध इन रहस्यमय हत्याओं से था? अब मामला और भी डरावना और जटिल हो चुका था। पुलिस की गश्त के दौरान आसमान में दिखी चमकती अजीब चीज ने सभी को डरा दिया था। डर के मारे पुलिसकर्मियों ने तुरंत अपनी जीप मोड़ी और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन में पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली और तय किया कि उस रात वे सभी पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहेंगे। सुबह जब थाने का इंचार्ज राजीव सिंह वहां पहुंचा तो पुलिसकर्मियों ने उसे पूरी घटना बताई। राजीव सिंह ने शुरुआत में इसे हल्के में लिया और सोचा कि शायद रात में इन लोगों ने ज्यादा पी ली होगी, लेकिन जब उन्होंने बार बार वही बात दोहराई तो उसे कुछ कुछ यकीन होने लगा। राजीव ने कहा, ठीक है, आज रात मैं खुद गश्त पर निकलूंगा, देखता हूं ये अजीब सी चीज क्या है। पुलिसकर्मियों ने उसे समझाने की कोशिश की। सर, आप यह मत कीजिए, हम गुंडे मवालियों से निपट सकते हैं, लेकिन यह चीज क्या है हमें खुद नहीं पता, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन राजीव सिंह नहीं माना। उसने तय कर लिया कि वह रात को गश्त लगाएगा। रात होते ही राजीव सिंह ने अपने साथ 2-3 पुलिसकर्मियों को लिया और उस इलाके में गश्त लगाने निकल पड़ा। पुलिसकर्मियों का मन तो नहीं था उसके साथ जाने का, लेकिन ड्यूटी से वे भाग भी नहीं सकते थे। उन्होंने पूरे इलाके में गश्त लगाई, लेकिन उन्हें कोई अजीब चीज नजर नहीं आई। राजीव सिंह को लगने लगा कि शायद यह सब पुलिसकर्मी झूठ बोल रहे थे या उन्होंने किसी गलतफहमी में ये बातें की थी। यह मामला धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब राजीव सिंह एक चोरी के केस की जांच के लिए एक घर में गया तो उसने घर के बाड़े में बंधी गायों को देखा। गायों में से कुछ के पेट पर सीधा सीधा सर्जिकल कट का निशान था। यह देखकर उसे तुरंत अजय और दूसरे आदमी के मर्डर केस की याद आ गई। उसने तुरंत बाड़े के मालिक से इस बारे में पूछा। मालिक ने बताया, हमें नहीं पता कि इन निशानों के पीछे क्या वजह है। ये गाय कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गई थी। हमने बहुत ढूंढा, आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लगभग 1 महीने बाद यह हमें पास के इलाके में घूमती हुई मिली तो हम इसे घर वापस ले आए। यह बात सुनकर राजीव सिंह को यह समझ में आ गया कि अब यह रहस्यमयी चीज इंसानों को छोड़कर जानवरों को निशाना बना रही है। उसने तुरंत गाय के बाड़े की जांच की, लेकिन उसे कुछ खास सुराग नहीं मिले। इसके बाद राजीव सिंह ने हर रात इलाके में गश्त बढ़ा दी। 3-4 दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात जब वह अपनी टुकड़ी के साथ गश्त पर था, कुछ असामान्य हुआ। आसमान में फिर वही चमकती हुई अजीब चीज नजर आई। यह चीज पहले की तरह दूर से छोटी दिखाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चीज नीचे आ रही हो। राजीव और उसकी टीम इसे देखकर सहम गए। वह सभी भले ही पुलिसकर्मी थे, लेकिन आखिरकार इंसान ही थे। इस बार यह चमकती चीज और करीब आ गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी मुसीबत उनके बिल्कुल सिर पर मंडरा रही हो। अब राजीव के सामने एक सवाल था, क्या यह चीज किसी इंसानी हाथ का काम है या इसके पीछे कोई और रहस्यमय शक्ति छिपी है? राजीव सिंह और उनकी टीम जब गश्त लगा रही थी तो अचानक उनकी नजर आसमान में एक सफेद चमकदार रोशनी पर पड़ी। वह रोशनी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। इसे देखकर राजीव की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वह बेसब्री से उस चीज के नीचे आने का इंतजार करने लगा। तभी उनकी टीम का एक सिपाही बोला, सर, हमें नहीं पता यह क्या चीज है, इससे उलझना सही नहीं होगा, हमें वापस लौट जाना चाहिए।
लेकिन राजीव ने सख्ती से जवाब दिया, इस अजीब चीज ने यहाँ के लोगों की जान खतरे में डाल दी है। हमने उनकी सुरक्षा की कसम खाई है। इसे ऐसे ही जाने देना हमारी ड्यूटी के खिलाफ होगा। सिपाही ने घबराते हुए कहा, सर, लेकिन हमने किसी अप्राकृतिक शक्ति से भिड़ने की कसम नहीं खाई। यह चीज क्या है हमें नहीं पता। राजीव सुनने को तैयार नहीं था। कुछ ही पलों में उन्होंने देखा कि वह अजीब चीज अब काफी बड़ी हो गई थी। यह एक उड़न तश्तरी जैसी लग रही थी, जिसके नीचे से सफेद चमकदार रोशनी आ रही थी। रोशनी के ठीक नीचे एक नीला छल्ला अंगूठी जैसी आकृति बन गया था। यह दृश्य देखकर सभी पुलिस वाले हैरान थे। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी पीछे खड़े एक सिपाही ने कहा, यह तो एलियन जैसा लग रहा है। उस समय एलियंस के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। एक और पुलिस वाले ने पूछा, एलियन मतलब क्या? सिपाही ने बताया, एलियन यानी परग्रही जीव। उनकी भी अपनी एक दुनिया होती है जो शायद हमारी दुनिया की तरह होती है। हो सकता है कि वे समय समय पर हमारी पृथ्वी पर आते हों। शायद यह वही हैं और यहाँ कुछ अजीब चीजें कर रहे हैं। ये सब करके इन्हें क्या मिल रहा है, ये तो हम नहीं कह सकते। राजीव यह सब सुनकर सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस नीले छल्ले पर पड़ी। छल्ले ने एक अजीब हरकत की और वहां मौजूद एक सड़क छाप कुत्ता उसकी चपेट में आकर ऊपर उठने लगा। यह देखकर राजीव से रहा नहीं गया। उसने तुरंत जीप से बाहर छलांग लगाई और अपनी बंदूक से उस छल्ले पर गोली चला दी। गोली लगते ही कुत्ता जमीन पर गिर गया और भाग खड़ा हुआ, लेकिन छल्ले जैसी आकृति धीरे धीरे वापस उड़न तश्तरी के अंदर जाने लगी। राजीव ने हिम्मत करते हुए तश्तरी पर भी गोली चला दी। जैसे ही गोली लगी, छल्ला दोबारा नीचे की ओर आने लगा। यह देखकर जीप में बैठे एक सिपाही ने जोर से चिल्लाकर कहा, सर, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। यह चीज हमारे बस से बाहर है। राजीव को भी यह बात समझ में आ गई। उनके पास गोलियों की गिनती सीमित थी और यह चीज किस तरह की थी इसका कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने तुरंत जीप की ओर दौड़ लगाई और अपने साथियों के साथ उसमें बैठ गए। जीप में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी पीछे मोड़ी और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि छल्ले जैसी आकृति में एक चमकदार आकृति बनने लगी। यह आकृति क्या थी किसी को समझ नहीं आया, लेकिन रात के सन्नाटे में इसे देखकर राजीव और उसकी टीम के रोंगटे खड़े हो गए। जीप स्टार्ट होते ही उन्होंने तेजी से वहां से भागना शुरू कर दिया, लेकिन तभी एक सिपाही ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, सर, वह चीज हमारे पीछे आ रही है। राजीव ने पीछे देखा। वह चमकदार तश्तरी जैसी चीज सचमुच जमीन के करीब रेंगती हुई उनकी जीप के पीछे आ रही थी। अब सभी बुरी तरह घबरा चुके थे। वे जैसे तैसे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी जीप बंद पड़ गई। यह देखकर सभी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ड्राइवर ने जीप को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर वह अजीब चमकदार चीज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अब राजीव और उसकी टीम के पास समय कम बचा था। आखिरकार वे इस स्थिति से कैसे निकलेंगे? ये उड़न तश्तरी कौन सी ताकत है और यह यहाँ क्यों आई है? मामला अब और भी रहस्यमय और डरावना बन चुका था। वह चमकदार अजीब चीज अब भी जीप के पीछे रेंग रही थी। राजीव सिंह और उनकी टीम को यह समझ आ गया कि जीप के अंदर बैठना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने तुरंत अपने अपने दरवाजे खोले और अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगे। उन्हें लग रहा था कि वह चमकदार चीज उनका पीछा कर रही है, लेकिन असल में वह चीज अपने अगले शिकार की तलाश में थी। रात के समय गांव के लोग अपने घरों के अंदर थे और बाहर सिर्फ उनके पालतू जानवर ही बंधे हुए थे। जैसे ही वह चीज गांव के करीब पहुंची, उसकी नजर एक जानवरों के बाड़े पर पड़ी। वहां कई गाय और भैंस बंधी हुई थीं। अचानक वह तश्तरी आसमान में ऊपर उठ गई और उसके नीचे से निकलने वाला नीला छल्ला तेजी से उस बाड़े की ओर बढ़ने लगा। राजीव और उनकी टीम छिपकर यह सब देख रहे थे। उनके पास कोई ठोस योजना नहीं थी, इसलिए वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने देखा कि छल्ले ने बाड़े में बंधी एक गाय को अपनी चपेट में लिया और धीरे धीरे गाय उस छल्ले के अंदर समा गई।
इसके बाद वह तश्तरी आसमान में और ऊपर उठने लगी, गाय और छल्ले को अपने अंदर समेटते हुए। कुछ ही देर में वह चीज इतनी छोटी हो गई कि गायब हो गई। राजीव और उसकी टीम ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि वे इस रहस्यमय ताकत के सामने कुछ भी करने में असमर्थ थे। उन्होंने अपनी जीप को धक्का देकर पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। इन घटनाओं ने सभी को अंदर तक हिला दिया था। राजीव जानता था कि इस बारे में किसी से बात करना बेकार होगा। उनके पास कोई सबूत नहीं था और कोई भी उनकी बातों पर आसानी से यकीन नहीं करता। लेकिन राजीव ने चुप रहने का फैसला नहीं किया। उसने तय किया कि वह हर रात अपनी टीम के साथ गश्त करेगा और इस बार पूरी तैयारी के साथ। राइफल और अन्य भारी हथियारों के साथ वह गश्त पर जाने लगा। 4-5 रातें सामान्य रहीं। कोई भी असामान्य घटना नहीं हुई। लेकिन 5वें दिन वही अजीब रोशनी फिर से आसमान में दिखाई दी। इस बार राजीव और उनकी टीम के पास कुछ पुलिस के कुत्ते भी थे। रोशनी देखते ही कुत्ते भौंकने लगे। राजीव को समझ में आ गया कि मामला गंभीर है। उन्होंने तुरंत जीप बंद की, कुत्तों को साथ लिया और रोशनी की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वे रोशनी के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि उड़न तश्तरी से एक चमकदार रोशनी सीधी एक पेड़ के ऊपर पड़ रही थी। उसी रोशनी के नीचे एक नीला छल्ला बनने लगा। कुत्ते तेज भौंकने लगे और उनकी आवाज से वह छल्ला धीरे धीरे गायब होकर तश्तरी के अंदर समा गया। इसके बाद तश्तरी ऊपर की ओर बढ़ने लगी। राजीव ने यह मौका गंवाए बिना तुरंत राइफल उठाई और तश्तरी पर गोली चला दी। गोली लगते ही तश्तरी कुछ देर रुक गई, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी गोली चलाई, तश्तरी तेजी से नीचे आने लगी। यह देखकर राजीव के साथी डर गए और पीछे की ओर भागने लगे। अब राजीव और उसके साथ मौजूद कुत्ते अकेले इस रहस्यमय चीज के सामने खड़े थे। आसमान में रहस्यमय तश्तरी अब बेहद करीब थी। राजीव और कुत्तों के पास अब समय बहुत कम था। उन्होंने क्या योजना बनाई? क्या यह तश्तरी किसी बड़े खतरे का संकेत थी? मामला अब और भी खतरनाक और रोमांचक हो चुका था। राजीव सिंह अभी भी उस उड़न तश्तरी को देख रहा था। उसके साथी पुलिसकर्मी जीप में बैठे घबराते हुए चिल्ला रहे थे, सर जल्दी आइए, वह तश्तरी वापस नीचे आ रही है। लेकिन राजीव पर जैसे किसी चीज का खुमार छा गया था। वह वहीं खड़ा रहा, ध्यान लगाए हुए। यह देखकर बाकी पुलिस वालों ने खुद को बचाने का फैसला किया। हम जीप लेकर यहां से भागते हैं, उनमें से एक ने कहा। लेकिन तभी दूसरे ने याद दिलाया, जीप की चाबी तो सर के पास है। अब मौत का डर उन सब पर हावी होने लगा। उन्होंने तुरंत जीप से उतरकर पास के जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया। वे समझ गए थे कि खुले रास्ते पर रहना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। राजीव सिंह ने भी पेड़ों के झुरमुट में छिपने का फैसला किया, लेकिन वह वहीं से उस अजीब चीज पर नजर रखे रहा। इस बीच पुलिस के कुत्ते अब भी उड़न तश्तरी के नीचे बने नीले छल्ले की ओर भौंक रहे थे। कुछ ही पलों में वह छल्ला पूरी तरह बन गया और उसे एक चमकदार आकृति निकलकर जमीन पर आ गिरी। यह आकृति जमीन पर रेंगने लगी। राजीव को डर तो महसूस हो रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर मैंने अब हार मान ली तो यह चीज यहाँ के लोगों और जानवरों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाती रहेगी। इसीलिए उसने इन अजीब चीजों का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही वह चमकदार आकृति जमीन पर रेंगने लगी, कुत्ते भौंकते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। लेकिन आकृति कुत्तों के करीब आते ही रुक गई। राजीव को लगा कि शायद वह कुत्तों से डर गई है, लेकिन कुछ ही देर में छल्ले से एक एक कर वैसी ही कई और आकृतियां निकलने लगीं। अब इनकी संख्या बढ़ने लगी। यह देखकर कुत्ते भी घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगे। अब राजीव सिंह अकेला था। वह चमकदार आकृतियां जमीन पर रेंगते हुए सड़क की ओर बढ़ने लगीं। राजीव बस उन्हें देखता रह गया, क्योंकि वे तादाद में उससे कहीं ज्यादा थीं। इसी बीच वे चमकदार आकृतियां जंगल की ओर बढ़ गईं, जहां पुलिसकर्मी पहले से छिपे हुए थे। पुलिस वालों ने खुद को घने पेड़ों के बीच छिपा लिया, लेकिन उनकी नजरें नीचे हो रही घटनाओं पर टिकी हुई थीं। एक पुलिसकर्मी फुसफुसाया, अगर वह चीज यहां आ गई और हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? दूसरे ने जवाब दिया, सोचना क्या है, हम निहत्थे नहीं हैं।
ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस बात ने सभी में थोड़ा साहस भरा। हालांकि उन्होंने सुबह तक जंगल में छिपे रहने का फैसला किया था, लेकिन वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे। कुछ ही देर में वे चमकदार आकृतियां जंगल के अंदर आ गईं। अब इनकी संख्या 5 या 6 थी। इस बार ऐसा लग रहा था कि इन अजीब चीजों ने जंगली जानवरों को निशाना बनाने का फैसला किया है। जैसे ही आकृतियां जंगल में आगे बढ़ीं, उनमें से एक अचानक एक पेड़ पर चढ़ने लगी। यह वही पेड़ था जिसमें एक पुलिसकर्मी छिपा हुआ था। यह दृश्य देखकर बाकी पुलिसकर्मियों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, अगर यह चीज हमारे साथी तक पहुंच गई तो क्या होगा। अब मामला और भी खतरनाक हो गया था। क्या वे इन चमकदार आकृतियों से खुद को बचा पाएंगे? यह रहस्यमय ताकत क्या थी और इसका असली मकसद क्या था? पेड़ पर छिपे पुलिसकर्मी ने देखा कि चमकदार आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। डर के मारे उसने अपने साथियों को इशारा किया। सभी पुलिसकर्मियों ने अपनी राइफल उठाई और एक साथ उस चमकदार आकृति पर 4-5 गोलियां दाग दी। अचानक हुए इस हमले की शायद उस अजीब चीज को उम्मीद नहीं थी। गोलियों के प्रहार से वह चमकदार आकृति पीछे हटने लगी और उल्टे पांव जंगल से बाहर की ओर बढ़ने लगी। यह देखकर पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ा। चलो, अब इन्हें और पीछे हटने पर मजबूर करते हैं, एक पुलिस वाले ने जोश में कहा। उन्होंने दोबारा फायरिंग शुरू की और यह देखकर बाकी चमकदार आकृतियां भी जंगल से बाहर की ओर भागने लगीं। पीछे से आ रहे कुछ अन्य पुलिस वालों को इस मुठभेड़ की भनक नहीं थी। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि बाकी साथी उन चमकदार जीवों का सामना कर रहे थे। उन्होंने भी फौरन अपनी बंदूकें संभाल लीं और मिलकर उन आकृतियों पर फायरिंग करने लगे। गोलियों के घातक हमले से घबराकर वे चमकदार आकृतियां तेजी से उड़न तश्तरी की ओर भागने लगीं। उन्हें भागता देखकर पुलिस वालों का आत्मविश्वास और बढ़ गया। हमने उन्हें भगा दिया, किसी ने कहा। राजीव सिंह समेत सभी पुलिसकर्मी पेड़ों से उतरकर उन आकृतियों के पीछे भागे, लेकिन उनकी रफ्तार उन जीवों के मुकाबले बेहद कम थी। कुछ ही देर में वे जीव उनकी नजरों से ओझल हो गए। हालांकि पुलिस वालों ने देख लिया था कि वे किस दिशा में गए थे। अब वे उनके अंतिम ठिकाने का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ थाना इंचार्ज राजीव सिंह अब जीप की ओर लौटा। उसने चाबी निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन पाया कि चाबी वहां नहीं थी। चाबी कहां गई? वह बड़बड़ाया और घबराकर जीप से नीचे उतरा। उसने जीप के आसपास हर जगह चाबी ढूंढनी शुरू की, लेकिन कहीं नजर नहीं आई। तभी उसे याद आया कि वह जिन झाड़ियों के पीछे छिपा था, शायद वहीं चाबी गिर गई हो। यह सोचकर वह झाड़ियों की ओर दौड़ पड़ा और वहां चाबी खोजने लगा। इसी दौरान उड़न तश्तरी के ठीक नीचे बना हुआ नीला छल्ला अब भी घूम रहा था। हालांकि उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था। राजीव ने झाड़ियों में खोजबीन जारी रखी और आखिरकार उसे चाबी मिल गई। लेकिन जैसे ही वह झाड़ियों से बाहर निकलने लगा, उसकी नजर पड़ी कि कुछ दूरी पर चमकदार जीव फिर से रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब क्या करें? राजीव ने घबराते हुए सोचा। उसने तुरंत फैसला किया कि वह तब तक अपनी जीप के पास नहीं जाएगा जब तक वे जीव वहां से चले नहीं जाते। लेकिन ऐसा लगता था कि कुदरत ने उसके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। उन जीवों में से एक की नजर राजीव पर पड़ गई। वह मेन रोड छोड़कर सीधे राजीव की ओर बढ़ने लगा। अब राजीव को समझ आ गया कि छिपना बेकार है। वह तुरंत झाड़ियों से बाहर निकला और अपनी जीप की ओर दौड़ा। लेकिन उन जीवों ने भी उसकी हरकत को भांप लिया और तेजी से उसका पीछा करने लगे। उनमें से एक जीव तो उसकी जीप के बहुत पास आ गया था। राजीव ने भागते भागते अपनी राइफल निकाली और जीव पर गोली चला दी। गोलियां लगने से वह जीव जोर से झटका खाकर पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि उसे इस प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी। शायद वह जीव समझ रहा था कि राजीव भी अन्य लोगों की तरह आसानी से उनका शिकार बन जाएगा, जैसे अजय बना था। लेकिन राजीव सिंह ने यह साबित कर दिया कि वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अब उसने जीप तक पहुंचने की कोशिश तेज कर दी, क्योंकि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। थाना इंचार्ज राजीव सिंह अपनी जीप के अंदर बैठने में कामयाब हो गया
और तुरंत चाबी लगाकर जीप स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान वे चमकदार जीप पर हमला करने लगे। वे जीप को जोर जोर से ठोकने और खरोंचने लगे। राजीव ने तुरंत गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला। जैसे ही जीप पीछे हटी, एक चमकदार जीव उसके पिछले टायर के नीचे आकर दब गया। राजीव को झटका महसूस हुआ, लेकिन यह रुककर देखने का समय नहीं था। उसने जीप को मोड़ने की कोशिश की, जबकि बाकी जीव अब भी जीप पर हमला कर रहे थे। तभी एक जीव जीप के ठीक सामने आ गया। राजीव ने एक पल के लिए घबराहट महसूस की, लेकिन उसने तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाया। जीव अपना संतुलन खो बैठा और सीधा पीछे एक पेड़ से जा टकराया। राजीव रुका नहीं, उसने गाड़ी को पीछे किया और फिर उसे दोबारा पेड़ की ओर धकेला। वह चमकदार आकृति पेड़ और जीप के बीच बुरी तरह फंस गई। जब भी वह जीव खुद को संभालने की कोशिश करता, राजीव उसे फिर से पेड़ से टकरा देता। यह सिलसिला 5-6 बार तक चलता रहा। इसी बीच एक जीव जीप के ऊपर चढ़ आया और जीप की छत पर जोर जोर से वार करने लगा। जीप थोड़ी असंतुलित होने लगी। राजीव ने तुरंत जीप को पीछे किया, जिससे जीव का वार कमजोर पड़ गया। जीव ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बार राजीव ने जीप को सीधा घुमाकर तेजी से आगे बढ़ाया। जीव अपना संतुलन नहीं बना पाया और सीधा जमीन पर गिर गया। अब ऐसा लगने लगा था कि उन चमकदार जीवों को समझ आ गया था कि उनकी यह दादागिरी अब नहीं चलेगी। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे और रेंगते हुए नीले छल्ले की ओर बढ़ने लगे। राजीव ने भी उन पर हमला करना जारी रखा, लेकिन जीवों ने अब अपनी गति बढ़ा दी थी। वे तेजी से छल्ले में समाने लगे। उसी दौरान जंगल में छिपे राजीव के साथी पुलिसकर्मी भी बाहर आ गए। सभी ने अपनी राइफल उठाई और उन जीवों पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि जीव अपनी गति से छल्ले में समा रहे थे। कुछ जीव गोलियों से असंतुलित जरूर हुए, लेकिन वे खुद को संभालकर छल्ले के अंदर चले गए। कुछ ही देर में वह छल्ला बंद हुआ और उड़न तश्तरी के अंदर समा गया। उड़न तश्तरी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। राजीव और उसकी टीम ने लगातार तश्तरी पर फायरिंग की, लेकिन इस बार तश्तरी रुकी नहीं। वह सीधी आसमान की ओर बढ़ी और गायब हो गई। यह देखकर सभी पुलिसकर्मियों के चेहरों पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उनमें से एक सिपाही राजीव से बोला, हमें माफ कर दीजिए सर, मुसीबत में हमने आपको अकेला छोड़ दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजीव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, डरे हुए इंसान से ऐसी ही उम्मीद की जाती है। भले ही हम पुलिस वाले हैं, लेकिन आखिरकार हम भी इंसान ही हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम सब मिलकर किसी मुसीबत का सामना करें तो वह मुसीबत हमारे सामने टिक नहीं सकती, जैसा कि आज हुआ। इन परग्रही जीवों ने आखिरकार हमसे हार मान ली। पुलिसकर्मियों ने सहमति में सिर हिलाया। जी सर, हम आगे से हर मुसीबत का डटकर सामना करेंगे। इसके बाद सभी पुलिसकर्मी अपनी जीप में बैठकर पुलिस स्टेशन लौट गए। पुलिस ने अगले 1 महीने तक इलाके में गश्त लगाई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे परग्रही जीव दोबारा वापस न आए। लेकिन वे जीव कभी वापस नहीं लौटे। ना ही उस इलाके से किसी इंसान या जानवर के गायब होने की कोई खबर आई। सब कुछ सामान्य हो गया। इंसानों और जानवरों की सुरक्षा बहाल हो गई। राजीव और उसकी टीम के चेहरों पर संतोष का भाव था। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में ही एलियंस जैसी चीजें होती हैं। शायद सदियों पहले हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं होती रही होंगी, लेकिन हमारे पास ऐसी घटनाओं को रिकॉर्ड करने या उनके सबूत जुटाने का तरीका नहीं था। आज भी हमारे देश के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। कौन जानता है, वहां भी ऐसी अननेचुरल चीजें हो सकती हैं। अमेरिका के एरिया 51 जैसे स्थानों को लेकर जो रहस्य बनाए जाते हैं, उससे यह तो साफ है कि एलियंस किसी भी जगह आ सकते हैं। तो भारत क्यों नहीं? यह कहानी मैंने आपसे इसलिए साझा की क्योंकि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। हकीकत क्या है, यह तो आपके विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मैं आपसे एक लाइक की उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।